देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसमें एक ही कमी थी। जब भी वो अपने हाथों पर मेहंदी लगाती तो उसकी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस कारण उसके साथ की सभी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। अरे प्रिया, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं तुम्हें लगता है इस बार भी प्रिया की मेहंदी नहीं रची। अभी तो कोई बात नहीं, जब इसकी शादी होगी तब ये क्या करेगी। इसके ससुराल वाले तो इसे ताने ही देते रहेंगे कि दुल्हन मेहंदी के बिना ही तैयार हुई है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर प्रिया अक्सर दुखी हो जाती थी। कुछ समय बाद प्रिया की शादी तय हो गई। प्रिया इस बात को लेकर डरी हुई थी। उसे पता था कि शादी में उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली। क्या हुआ प्रिया बेटा, तू उदास क्यों हो रही है? कल तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर इतनी उदासी क्यों बेटा? माँ, तुम जानती हो मेरे हाथों पर मेहंदी कभी भी नहीं रचती है। फिर तुम क्यों मेहंदी में तरह तरह के सामान मिलाकर उसका रंग पक्का करने की कोशिश कर रही हो? प्रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी दरवाजे से उसे एक आवाज आती है। मेहंदी ले लो बहन जी, लगता है आपके घर में शादी है। बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रंग आएगा। ले लो ना बहन जी। अम्मा, हम तो मेहंदी मंगा चुके हैं। देखो, मैंने बिल्कुल अभी मेहंदी को घोला है। अब इतनी सारी मेहंदी क्या करेंगे? बहन जी थोड़ी ले लो, मेरे पैसे बन जाएंगे। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। मैं अपने आंगन में लगे मेहंदी के पेड़ के पत्ते तोड़कर ताजी मेहंदी पीस कर बेचती हूँ, जिसका रंग बहुत सुंदर रचता है। अम्मा, मेरे हाथों पर किसी भी मेहंदी का रंग नहीं आता, फिर तुम्हारी इस मेहंदी का रंग कैसे आ सकता है? बेटी, मैं तुम्हारी दादी माँ की तरह हूँ। मैं भला तुम्हें ऐसी मेहंदी कैसे दे सकती हूँ जिसका रंग ही न चढ़े? मेरी बातों पर विश्वास करके देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर रचेगा। लाओ अम्मा, दे दो मेहंदी, इसे भी लगाकर देख लेती हूँ। ये लो, आप मेरी तरफ से ये पैसे रखो। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ गरीब मजबूर बुढ़िया की मदद की है। देखना, तुम्हारी मेहंदी ऐसी रचेगी जिसकी हर कोई तारीफ करेगा। प्रिया को मेहंदी देकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। प्रिया सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने वो मेहंदी खरीद ली और वहीं मेज पर रख दी। प्रिया को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। प्रिया को पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन प्रिया की शादी थी। वो सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची थी। वो रोने लगी। माँ, देखो, मैं जानती थी मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचेगी। पता नहीं अब क्या होगा। माँ, सब मेरा अपमान करेंगे। हर कोई पूछेगा कि हाथों की मेहंदी कहाँ गई, मैं क्या जवाब दूंगी? प्रिया, मैं सोच रही थी जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई थी, अगर एक बार तुम उस मेहंदी को लगा कर देखो तो शायद। माँ, मैंने तो उनसे वो मेहंदी ऐसे ही खरीद ली थी ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए। पर ठीक है, एक बार तुम उस मेहंदी को घोल कर देखो, मैं वो भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है माँ। शाम को मेरी बारात आ जाएगी, तब तक मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? प्रिया और जोर से रोने लगती है। उसकी माँ बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी को घोल देती है। कुछ देर बाद प्रिया बूढ़ी अम्मा की दी मेहंदी को अपने हाथों पर लगवा लेती है, पर थोड़ी ही देर में मेहंदी प्रिया के हाथों पर रचनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया और उसकी माँ चौंक जाते हैं। माँ, देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ने लगा है। हाँ प्रिया, मैं भी यही देख रही हूँ। दीदी जी, हमने इतनी मेहंदी लगाई है, पर ऐसा रंग मेहंदी का कभी नहीं आया। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी रची थी। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा था। माँ, देखो, वो बूढ़ी अम्मा तो सचमुच मुझे कोई जादुई मेहंदी दे गई है। देखो माँ, मेरे हाथों पर आज तक इतनी सुंदर मेहंदी नहीं रची। हाँ प्रिया, ये मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है। प्रिया के हाथों पर रची मेहंदी जब उसकी सहेलियां देखती हैं तो वो भी हैरान रह जाती हैं। धूमधाम से प्रिया की शादी हो जाती है। उसके ससुराल वाले भी उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ करते हैं। प्रिया ने शादी के बाद अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा ताकि वो धन्यवाद कह सके, पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद जब प्रिया ने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई, हमेशा मेहंदी का रंग गहरा रचने लगा, पर प्रिया उस बूढ़ी अम्मा को कभी नहीं भूली, जिनके कारण उसके हाथों पर मेहंदी का रंग आया था।
मीरा देखने में बहुत खास नहीं थी, रंग से सांवली और शरीर से भी भरी भरी, लेकिन फिर भी वो एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक बड़े से स्टेज पर रैंप वॉक करना उसका बचपन का सपना था। इसलिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। मीरा, देख, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करेगी ये तो तेरे पापा ही तय करेंगे ना। हाँ मम्मी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप पापा को समझा सको। मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है और आपको तो पता ही है ना कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूंगी तो मैं आसानी से एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। नहीं मीरा, तुम चाहे जो कर लो, एक मॉडल ना तो तुम बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो क्यों इस बेकार के प्रोफेशन में अपना समय और भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, और वो भी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर। लेकिन पापा, मीरा, मुझे और बहस नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर अब तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है कि हमने तुम्हारी जिद पर तुम्हें कॉलेज के फैशन शो में हिस्सा लेने दिया था। क्या हुआ उसके बाद, याद है ना तुम्हें? सब लोग कैसे तुम पर हंस रहे थे, और वैसे भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज कितने महंगे होते हैं, तुम्हें पता भी है। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ कॉलेज भेज सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, तो इस मसले पर बहस की गुंजाइश नहीं। चलो अब जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, जरा मुझे आज का अखबार लाकर देना। मीरा कुछ नहीं कह सकी। वो चुपचाप वहां से चली गई और उस दिन का अखबार लेकर अपने पिता के पास जाने लगी। तभी उसकी नजर अखबार में छपे एक इश्तिहार पर पड़ी। अरे, ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर सुगम कपूर हैं। उन्हें मॉडल की जरूरत है। मुझे यहाँ जाना चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए। मीरा उस एड वाले पेज को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन वो उसी फैशन हाउस में पहुंच जाती है। वहां सब कुछ मीरा के लिए एक सपने जैसा था। हर तरफ एक से एक सुंदर ड्रेसेस और एक से एक खूबसूरत मॉडल्स वहां पर मौजूद थी। मीरा इस सब में खोई गई थी कि तभी, हे यू, क्या काम है? किससे मिलना है तुम्हें? जी मुझे सुगम सर से मिलना है। सुगम सर इस शहर के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो यूं ही किसी से भी मिल लेंगे? मैं उनकी मैनेजर हूँ, मुझे बताओ क्या काम है उनसे। वो मैम, मैं ये एडवर्टीजमेंट देख कर आई हूँ। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या कहा, मॉडल? और तुम सच बताओ, क्या यहाँ आने से पहले आईना देखा था तुमने? सुगम सर को अपने ब्रांड न्यू लहंगा कलेक्शन के लिए मॉडल चाहिए। एक ऐसी मॉडल चाहिए उन्हें जो उनके डिजाइन किए हुए लहंगे को पहनकर बिल्कुल एक परी जैसी दिखे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी मैं समझ गई। तो मुझे यहाँ कोई और काम मिल सकता है क्या मैडम, प्लीज? अच्छा, वैसे यहाँ साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है तो सही, लेकिन मैं कर लूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी मैं। प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए। मीरा किसी भी हाल में उस फैशन हाउस से जुड़ना चाहती थी। इसके लिए वो वहाँ साफ सफाई के काम के लिए भी तैयार हो गई। वो अगले ही दिन से उस फैशन हाउस में साफ सफाई के लिए जाने लगी। घर पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, लेकिन पहले उस फैशन हाउस में आकर साफ सफाई करती और फिर उसके बाद कॉलेज जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन, अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है। लगता है जरूर ये लहंगा सुगम सर के नए कलेक्शन में से है। काश मैं इसे एक बार पहनकर देख पाती। वैसे यहाँ सबसे पहले तो मैं ही आती हूँ साफ सफाई के लिए। मेरे जाने के बाद ही सब आते हैं। एक बार चुपचाप पहनकर देख लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीरा ने ये तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि वो लहंगा सुगम कपूर के लेटेस्ट कलेक्शन में से था, लेकिन उसका ये अंदाजा गलत था कि उस वक्त उस फैशन हाउस में उसे देखने वाला कोई नहीं था। ये शायद उसकी खराब किस्मत ही थी कि उस दिन खुद सुगम कपूर वहां मौजूद था। उसका लेटेस्ट कलेक्शन जल्द ही लॉन्च होने वाला था, तो वो खुद सारी तैयारियों को देखने के लिए वहां आया हुआ था और इत्तेफाक से एक रात पहले वहीं अपने केबिन में रुका हुआ था।
मीरा जैसे ही वो लहंगा पहनकर आईने के सामने आई तो सुगम कपूर ने उसे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देख लिया। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकलकर मीरा के पास आया और गुस्से से बोला, हे, कौन हो तुम और तुमने किससे पूछकर इस लहंगे को हाथ लगाया? सुगम कपूर भले ही मीरा को नहीं जानता था, लेकिन मीरा उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वो सुगम कपूर को देखते ही जैसे एक बुद्ध बन गई थी। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, रुकिए सर, मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ आपके फैशन हाउस में ही काम करती हूँ। क्या, यहाँ काम करती हो? तो फिर आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा क्यों नहीं? जी सर, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ और करीब 15 दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन, मेरा मतलब है काम शुरू किया है। मुझे निशी मैडम ने मेरा मतलब है कि निशी मैडम ने काम पर रखा था मुझे। ओके, अगर ऐसा है तो जरा समझाओगी कि ये लहंगा क्यों पहना है तुमने? क्या इसे पहनकर साफ सफाई करोगी तुम? इसे हाथ लगाने से पहले पूछा तुमने किसी से? आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो दरअसल बात यह है कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ सर, और यहाँ आई भी इसीलिए थी, लेकिन क्या मॉडल नहीं बन सकी तो झाड़ू पोछा करने लगी? व्हाट नॉनसेंस, ये सब बातें मेरे सामने मत बनाओ तुम। आई नो तुम यहाँ मेरा कलेक्शन चुराने के लिए आई हो। बताओ मुझे, मेरे किस राइवल ने भेजा है तुम्हें यहाँ चोरी करने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो बस यहाँ रहकर सीखना चाहती थी। ये देखिए सर, मैंने खुद एक लहंगा भी डिजाइन किया है। इतना कहकर सुगम कपूर की तरफ एक कागज बढ़ाती है जिसमें मीरा ने खुद एक बहुत सुंदर लहंगा डिजाइन किया हुआ था। लेकिन सुगम कपूर उसके डिजाइन पर नजर तक नहीं डालता और गुस्से में उससे कहता है, अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू जो कहेगी वो मैं मान लूंगा? हाँ, देख तू जैसी दिखती है ना, उस हिसाब से मॉडलिंग को तो तू भूल ही जा। आई हैव मेनी मोर गुड ऑप्शंस देन यू। जहाँ तक रही बात फैशन डिजाइनिंग की, तो उसके लिए भी मुझे तेरी जरूरत तो नहीं है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवाऊं, तू यहाँ से गायब हो जा। और हाँ, तेरे जाने से पहले ये लहंगा इसकी जगह पर होना चाहिए, समझी ना? एक बात और, फिर कभी तेरी ये बेकार शक्ल मेरे फैशन हाउस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी ना? मीरा फौरन जाकर अपने कपड़े बदलती है और उस लहंगे को सही सलामत उसकी जगह पर रखने के बाद वो सुगम कपूर के फैशन हाउस से बाहर आ जाती है। उसके सारे सपने एक बार फिर बिखर गए थे। वो आंखों में आंसू लिए अपने बनाए हुए लहंगे के डिजाइन को देख रही थी। तभी अचानक एक करिश्मा हुआ। उसके आंसू जैसे ही उस डिजाइन वाले कागज पर पड़े तो वहाँ एक तेज रोशनी चमकी, जिसके साथ वो लहंगे का डिजाइन एक असली लहंगे में बदल गया। वो हूबहू वैसा ही था जैसा कि मीरा ने कागज पर बनाया था। ये देखकर मीरा चौंक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है जैसा मैंने मन में सोचा था डिजाइन बनाने से पहले। ये तो जादू है। मीरा उस लहंगे को सबकी नजरों से बचाकर अपने घर लेकर जाती है और फिर अकेले में उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे को पहनते ही मीरा एक सुंदर मॉडल बन जाती है। एकदम गोरी चिट्टी, स्लिम ट्रिम और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। ये तो कमाल हो गया। मैं इतनी स्लिम और मेरा चेहरा ये भी कितना चमक रहा है। ये जादू कैसे हुआ मीरा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अब वो बहुत खुश थी। उसने तुरंत ही लहंगे में अपनी कुछ फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड कर दी। देखते ही देखते उसकी फोटो ट्रेंड करने लगी और कई फैशन डिजाइनर मॉडलिंग के लिए खुद उसे अप्रोच करने लगे, जिनमें से सुगम कपूर भी एक था। वो खुद मीरा से मिलने उसके घर आ पहुंचा। हेलो, दिस इज सुगम कपूर, द फेमस फैशन डिजाइनर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो सबकी चहेती बन गई हैं। देखिए, आप जितनी मशहूर हैं उतना ही मशहूर मेरा ब्रांड भी है। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कमाल कर सकते हैं। जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे आपका कलेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या? बट ये कैसे कह सकती हैं आप? आपने अभी मेरे डिजाइन्स देखे ही कहाँ हैं? मैंने आपका मेन डिजाइन देखा भी है और उसे पहना भी है। शायद आप उस दिन को भूल गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब आपने मेरी बेइज्जती की थी। मेरे चेहरे और रंग रूप का मजाक उड़ाया था आपने। तब मैं आपके साथ काम करने के लिए बेताब थी, लेकिन आपको मैं लायक नहीं लगती थी। कुदरत का करिश्मा देखिए सर, हम आज भी साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव मोर बेटर ऑप्शंस देन यू। इतना कहकर मीरा ने सुगम कपूर को अपने घर का मेन दरवाजा दिखा दिया, जिसका मतलब साफ था। सुगम कपूर बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुरूर की जगह पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।